हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम घूमने चलेंगे पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान में एक बहुत ही सुंदर पुरास्थल है हड़प्पा। चलिए आज हम वहाँ पर घूमने चलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का आरंभिक नगर यूनिट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा बहुत ही सुंदर पुरास्थल है। हमारे जो प्राचीन नगर है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास आसपास जो नगरों का विकास हुआ है, इस चैप्टर में हम उन्हीं नगरों के बारे में जानेंगे। परंतु इस चैप्टर में बहुत ही संक्षिप्त रूप से उन नगरों के बारे में बताया गया है, जबकि हम लोग क्या करेंगे आगे जब हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे तब हम इन्हीं नगरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इससे पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 समाप्त कर लिया है। उसके जो एमसीक्यूज है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए भाई, हड़प्पा की कहानी पहले देखते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुआ था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 यानी कि 1921 में किया गया था। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। अब देखिए, इसका खोज हुआ कैसे होगा, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा देखते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तब वहाँ के इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल मिला। अब हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर अवस्थित है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का प्रेजेंट लोकेशन क्या है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांट गोमरी में स्थित है। मतलब स्वतंत्रता के पहले जो हड़प्पा था वो भारतीय उपमहाद्वीप में था, मतलब वो भारत का ही एक अंश था हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल। परंतु स्वतंत्रता के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ, तब जो हड़प्पा था वो पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है, वहाँ पर मांट गोमरी नाम की एक जगह है, वहीं पर हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल प्राप्त हुआ है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अब हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन मतलब ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ब्रॉन्ज, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज होता है। तो हड़प्पा सभ्यता को ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता है? ब्रॉन्ज युगीन सभ्यता यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम कांसा का जो उपयोग हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा जैसे कई और पुरास्थलों का खोज भी किया गया है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर डिटेल से बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुआ था। देखिए, 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब वहाँ उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कुछ ईंटें जमीन के अंदर से आ रही है, निकलती जा रही है। तो लोगों ने क्या सोचा, ये तो भाई भगवान का आशीर्वाद है, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान का आशीर्वाद है कि हमें रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटें प्राप्त हो रही है, भगवान हमको ईंट प्रदान कर रहे हैं। तो उसके बाद सन 1826 में चार्ल्स मैमन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। ठीक है, कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में ही कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दिया गया। तो ये प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न कभी अभी तक पूछा नहीं गया है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल की सूचना किसने दिया है। तो 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं के द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दिया गया है। अब देखिए, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। 1902 में 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का प्रथम महानिदेशक कौन है? तो भारतीय पुरातात्विक विभाग का प्रथम महानिदेशक है जॉन मार्शल। और ये किसके समय है, किस गवर्नर के समय है? ये है लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया गया था। एवं जो पहले जो महानिदेशक थे वे थे जॉन मार्शल। देखिए, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो स्थापना हुआ था वो पहले ही हो चुका था, सन 1861 में हो चुका था। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय
जॉन मार्शल को पहली बार भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। अब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। हड़प्पा जो पुरास्थल मिला था हमें पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिले में रेलवे लाइनें बिछाते समय, तो क्या किया, दयाराम साहनी जी ने उस हड़प्पा स्थल का उत्खनन शुरू कर दिया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा। हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी और उसके आसपास के नगरीय सभ्यता में से सबसे पहले हड़प्पा नगर का ही हमने खोज किया था। ठीक है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा। अब देखते हैं इन नगरों की क्या विशेषताएं थी। इन नगरों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता था। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और भी जितने भी पुरास्थल है, इन पुरास्थलों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक दुर्ग होता है और एक होता है निचला क्षेत्र, निचला नगर। अब कुछ ऐसे नगर भी प्राप्त हुए हैं जिसको कि दो से ज़्यादा भाग में विभाजित किया गया है, जैसे दुर्ग हो गया, मध्य भाग हो गया और निचला भाग हो गया। तो पश्चिमी भाग छोटा था परंतु ऊंचाई पर स्थित था, इसे ही दुर्ग कहा जाता था। जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था परंतु ऊंचाई पर स्थित था और इसी को हम लोग कहते थे दुर्ग। अब जो निचला भाग था, मतलब जो निचला नगर था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और विस्तृत था। चारदीवारी थी, मतलब बाउंड्री से घिरा हुआ था, बाउंड्री था। जो बाउंड्री था वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। ठीक है, अब ईंटों का चिनाव भी किया गया था, मतलब ईंटों को प्लास्टर भी किया गया था जिससे कि इसे मजबूती मिले। अब देखिए, नगर दुर्ग में कई महत्वपूर्ण इमारतों का विकास हुआ था, क्योंकि नगर दुर्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म के लोग रहते थे। जैसे आज के सीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण लोग रहे होंगे, अमीर टाइप के, एकदम अनिल अंबानी धीरू भाई अंबानी टाइप के लोग। तो जैसे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, वह विशाल स्नानागार दुर्ग क्षेत्र में है। जो विशाल स्नानागार है वो एक इम्पॉर्टेंट इमारत है जो कि दुर्ग क्षेत्र में है। इस विशाल स्नानागार से पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता इतना ज़्यादा डेवलप्ड सभ्यता था कि उन्हें पता था कि अगर हम इस तरीके से विशाल स्नानागार को नहीं बनाएंगे तब क्या होगा, ये बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा, उससे जो है वो पानी का रिसाव होता रहेगा। तो इसीलिए पानी के रिसाव को रोकने के लिए हड़प्पा के लोगों ने क्या किया, विशाल स्नानागार को प्लास्टर किया और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा दी। ठीक है, अब दोनों तरफ उतरने वाली सीढ़ियाँ भी थी। कमरे के चारों ओर कमरे बनाए गए थे वस्त्र आदि चेंज करने के लिए, मतलब क्लॉथ चेंज करने के लिए। स्नानागार में पानी कहाँ से भरा जाता था? न स्नानागार में पानी भरा जाता था कुएं से। अब स्नानागार में कोई विशिष्ट अनुष्ठान होता होगा कि कोई विशेष दिन में स्नानागार में सब लोग स्नान करते होंगे। सब लोग को यहाँ पर मतलब है कुछ महत्वपूर्ण लोगों के लिए ही स्नानागार का जो है निर्माण किया गया था। जैसे हम लोग कोई विशेष अवसर पर गंगा जी में स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार हड़प्पा के समय में भी कुछ विशेष अवसरों पर स्नानागार में स्नान किया जाता होगा। जो स्नानागार जो बनाया गया था वो मुख्यतः जो समाज के कुलीन वर्ग थे, जैसे समाज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे, राजा हो गया या फिर पुजारी जी हो गए, उन्हीं के लिए इसका निर्माण किया गया होगा। अब देखिए, अग्निकुंड, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इसका इस्तेमाल शायद धार्मिक अनुष्ठानों में होता होगा। जैसे आज हम लोग अग्निकुंड का इस्तेमाल करते हैं हवन करने के लिए, हवन करेंगे। तो इसी प्रकार उस समय के उस टाइम में भी हवन करेंगे ऐसा होता होगा। तो इसीलिए अग्निकुंड का भी खोज कालीबंगा और लोथल में किया गया है। इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता होगा। अब देखिए, बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह, मतलब स्टोरेज के लिए भी जगह मिले हुए हैं। इसका उपयोग अनाजों के भंडारण के लिए किया जाता होगा। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कृषि भी होता होगा। हड़प्पा जैसे नगरों में कृषि भी होता होगा। कृषि बहुत ही अधिक परिमाण में होता होगा। ठीक है, इसीलिए जितना भी अनाज वे लोग खाते थे और जो बच जाते थे उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े भंडार गृहों में क्या करते थे, स्टोर करके रख देते थे। अब देखिए, भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों में प्राय एक मंजिला या फिर दो मंजिला घर मिला हुआ है। जैसे हम लोगों का जो अभी प्रेजेंट डे है, कहीं कहीं पर एक मंजिला घर मिलता है, कहीं पर दो मंजिला घर मिलता है, कहीं कहीं पर तो बहुत ऊंचे एकदम बुर्ज खलीफा टाइप के घर मिलते हैं।
तो उस टाइम उतना ज़्यादा ऊंचा घर नहीं था, परंतु हाँ, 1 मंजिला या फिर 2 मंजिला घर उस समय मिला है। अब अधिकांश घरों में स्नानागार मिला है, कुछ घरों में तो कुएं भी है। देखिए आज जो हम जब गाँव में जाते हैं तो गाँव में जितने भी घर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, स्नानागार तो होता ही है। साथ साथ में कुछ जो घर है वहाँ पर कुएं भी होते हैं, खुदे हुए होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार प्राचीन नगर यानी कि सिंधु और उसके आसपास के जितने भी नगर सभ्यताएं बसी होंगी, उनमें से अधिकांश घरों में अपना खुद का स्नानागार होता था और क्या होता था, कुआं होता था। ठीक है, नाले होते थे, सड़कों के किनारे नाले होते थे, ड्रेन्स, जिससे कि जो घरों से जो पानी निकलता है वो नालों के माध्यम से कहीं और चला जाता होगा। मेन होल बनाए गए थे, जैसे हम लोगों का जो प्रेजेंट डे है वहाँ पर सड़कों में मेन होल बनाए जाते हैं नालियों को साफ करने के लिए। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा के काल में भी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल में भी मेन होल हुआ करता था। घरों के नाले एवं सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। जो घर थे, नाले थे और सड़क थे, वो तीनों ही एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए थे कि जितने भी घर के गंदी जो भी पानी थी वे सब नालियों के सहारे बहकर कहीं और पर चला जाए। सड़कें थी एकदम साफ सुथरा टिप टॉप सड़कें थी। मान लीजिए जापान का जैसे क्योटो हो गया, तो वही आप लोग मान लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्योटो था वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो रहा होगा, इतना साफ सुथरा जगह था। इस सभ्यता के लोग साफ सुथरे वातावरण में रहते थे, एकदम प्योर जो वातावरण था, साफ सुथरा वातावरण था। उस जमाने के लोग हाइजीन बहुत थे, हाइजीन। हाँ, तो इनके नगर स्वच्छ थे, साफ सुथरे थे। आप कह सकते हैं कि जापान का क्योटो रहा होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो उस टाइम के। अब देखिए नगरीय जीवन कैसा था। जो हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो नगर था वहाँ पर मानव का जीवन कैसा रहा होगा। कुछ लोग खास इमारतों में रहते थे। देखिए जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जैसे राजा हो गया, पुरोहित हो गया। अब ये तो पता नहीं चला है ना कि हड़प्पा सभ्यता में कौन शासन करता था, उसका शासन पद्धति कैसा है, क्या वहाँ पर कोई राजा था या फिर कोई पुरोहित था या फिर वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी था, गणतंत्र था, ये तो अभी पता नहीं चला है। तो जो खास लोग हैं वही कुछ जो दुर्ग क्षेत्र है वहाँ पर रहते होंगे। दुर्ग क्षेत्र के लोग रहते थे, शायद वो लोग शासक होंगे। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो लोग दुर्ग क्षेत्र में रहते थे वे शासक होंगे, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सामान्य जन जो कि गरीब लोग थे, जैसे आज हम लोग हैं मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग, वे लोग कहाँ रहते थे, वे लोग रहते थे निचले नगरों में। इन नगरों में लिपिक भी रहते थे, लिपिक। अब लिपिक कौन होते हैं, जो मुहरों में लिखते थे उसे कहते हैं लिपिक। तो इन नगरों में लिपिक भी रहते थे। शिल्पकार भी होते थे जो शिल्प का कार्य करते थे, जैसे मनके हो गए, मिट्टी के घड़े हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, आभूषण हो गए। तो उनको बनाने के लिए शिल्पकारों का भी आवश्यकता था। तो शिल्पकार भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगर में रहते थे। अब यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो या फिर जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी नगर थे वहाँ पर शिल्पकार सिर्फ पुरुष थे, तो ये उत्तर गलत होगा। वहाँ पर जो शिल्पकार थे वो स्त्री भी थे और पुरुष भी थे, दोनों ही थे। ये लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये लोग बाहर से यानी कि विदेशी व्यापार भी करते होंगे। विदेशी व्यापार, विदेशों से बहुत सारी चीज़ों का आयात करते होंगे और अपने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें विदेशों में भेजते होंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, विदेशों से बहुमूल्य पत्थर आदि मंगवाते थे। अब देखिए हड़प्पा के लोग सोना, चांदी, उसके बाद कांस्य, टिन, इन सब धातुओं से तो परिचित थे, परंतु वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि हड़प्पा के लोग, अगर क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पा के लोग सोने से परिचित नहीं थे, तो ये गलत होगा। हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब आर्थिक व्यवस्था कैसा था हड़प्पा का। देखिए हड़प्पा का आर्थिक व्यवस्था का जो आधार था वो था कृषि। तो कृषि था, उद्योग शिल्प था और व्यापार था। अब देखते हैं कृषि। देखिए नदी घाटी सभ्यता का ये विशेषता है कि नदियों के जो आसपास की जो भूमि होता है वो एकदम उपजाऊ होता है। वहाँ पर बहुत सारे हम लोग कृषि कर सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं। तो सिंधु घाटी की उपजाऊ भूमि से अत्यधिक कृषि हुआ। हड़प्पा में बहुत ही ज़्यादा कृषि हुआ था। इसके लिए जो वे लोग अनाज जो खाते थे और जो अनाज बच जाते थे उसे भविष्य में, फ्यूचर में सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह में रख देते थे। अब हड़प्पा में सब्सटेंशियल कृषि होता था, मतलब अधिशेष कृषि। अधिशेष कृषि का क्या मतलब है, जितना हम अनाज खाते हैं वो तो हम लोग खा ही रहे हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत ढेर सारी अनाज जो है वो बच जा रहे हैं। इसका उपयोग हम या तो भविष्य में करेंगे उसे स्टोर करने के लिए,
या फिर हड़प्पा के लोग अनाजों का जो उपयोग करते थे वे लोग निर्यात यानी कि दूसरे देशों को भेजने के लिए भी करते होंगे। बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि नगरों से। इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे कृषि होता होगा और कृषि से जो भी अनाज बचता था उन लोगों के उपभोग करने के बाद वे लोग क्या करते होंगे, भंडारण करते होंगे, जिससे कि भविष्य में अनाजों का जब अकाल पड़े या फिर जब सूखा पड़े या फिर जब कृषि ना हो पाए तब वो लोग उस अनाजों का इस्तेमाल कर सके। परंतु कृषि से संबंधित कोई भी औजार नहीं मिला है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश हो गया था तब शायद जो हल होंगे, जो लोहा तो उस समय यूज होता नहीं होगा, मतलब लकड़ी के ही हल होंगे। अगर हल से कृषि करते थे तो ये ऐसा माना जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था तब क्या है, तब जो हल या फिर अन्य कृषि के उपकरण हैं वो भी नष्ट हो गए होंगे। परंतु हमें कृषि के जो हल का जो खिलौना का एक रूप होता है वो हमें मिला है हड़प्पा के अलग अलग नगरों से। कृषि से संबंधित किसी भी और औजार के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, फिर भी कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और हड़प्पा के और कोई नगर होगा जिसका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा है, वहाँ से टॉयज मिले हैं, टॉयज यानी कि जो लकड़ी के हल होते हैं ना, उसके खिलौने मिले हैं। अब देखिए उन लोगों का प्रमुख खाद्य फसल क्या था ना, उन लोगों का प्रमुख खाद्य फसल था गेहूं, जौ, तिल, सरसों, मटर, राई। तो हड़प्पा के लोग क्या खाते थे या फिर क्या उगाते होंगे, गेहूं, जौ, तिल, सरसों, मटर, राई। अब व्यापार देखिए, हड़प्पा के लोग आंतरिक व्यापार एवं बाह्य व्यापार दोनों ही करते थे। आंतरिक व्यापार बहुत ही ज़्यादा उन्नत था, परंतु बाह्य व्यापार जो है वो उससे भी ज़्यादा उन्नत था। जैसे आज हम लोग चाइना को देखते हैं, चाइना का जो विदेशी व्यापार है बहुत ही ज़्यादा है उसके आंतरिक व्यापार से। इससे क्या होता है, जो चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है। चाइना का विदेशी व्यापार ज़्यादा है, इससे क्या हुआ, चाइना को विदेशों से जो फॉरेन करेंसी है वो ज़्यादा मिलने लगे। अब फॉरेन करेंसी मिलने का क्या मतलब है, चाइना का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है। हमारे भारत का भी इकोनॉमी स्ट्रांग होता जा रहा है, परंतु जो भारत का जो विदेशी व्यापार है वो डेफिसिट है। मतलब भारत का जो आयात है वो ज़्यादा है और निर्यात जो है वो कम है। परंतु हड़प्पा के लोगों का क्या था, हड़प्पा के लोगों का जो निर्यात था वो बहुत ही ज़्यादा था, जो आयात था वो बहुत कम था। तो इसीलिए उसको क्या मिला, हड़प्पा को एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमी मिला। वहाँ से जो विदेशी व्यापार से जितने भी सोने आते थे या फिर जो भी बहुमूल्य धातुएं आते थे उसका उपयोग वे लोग कैसे करते थे, उसका उपयोग वे लोग अपने नगरों का विकास करने के लिए करते थे, बड़े बड़े इमारतों का निर्माण करने के लिए करते थे। तो देखिए बाह्य व्यापार तुलनात्मक रूप से ज़्यादा था, उन्नत था, जैसा कि हमने पहले बताया। अब जो बहुमूल्य जो धातुएं थी वे मुख्यतः बाहर से ही मंगाना पड़ता था। देखिए हड़प्पा में बहुमूल्य धातुओं का जो भंडार था वो नहीं था, इसलिए जो भी बहुमूल्य धातुएं थी जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया या फिर जो भी है वे सब बाहर से ही मंगाया जाता था। अब देखिए शिल्प, विभिन्न प्रकार के मुहर, मिट्टी के बर्तन, आभूषण बन के बनाए जाते थे। देखिए जैसे हम लोग आज बहुत ज़्यादा आभूषण पहनते हैं, जो लेडीज़ होती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा आभूषणों के लिए उनका अट्रैक्शन बना रहता है, जो चाह है उनका आभूषणों के प्रति, ज्वेलरीज। तो हड़प्पा के लोग में भी बहुत ज़्यादा फैशन था, वे लोग भी बहुत ज़्यादा फैशनेबल थे, एकदम जीन्स पैंट पहनते थे नहीं जीन्स पैंट नहीं पहनते थे। देखिए क्या पहनते थे, देखिए अभी तो विभिन्न प्रकार के मुहर मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, मणके मिलते हैं, सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, परंतु सोने से ज़्यादा चांदी के आभूषणों का प्रचलन था। तांबे के औजार भी मिले हैं, तांबे के जो औजार है उसका भी साक्ष्य मिला है। पुरातत्वविदों को हड़प्पा से बहुत सारी चीज़ें मिली है, मतलब यही मनके हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर मुहर हो गया, आभूषण हो गया, इन सभी का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है पुरातत्वविदों को। अब देखिए उनमें से अधिकतर चीज़ें पत्थर, सोने, चांदी, शंख, तांबे, कांसे से बनाए जाते थे। मतलब ये हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में जो शिल्प था वो बहुत ही उन्नत किस्म का था। वे लोग धातु को तराशते थे, मिट्टी के बर्तन, एक बहुत ही आकर्षक मिट्टी के बर्तन बनाते रहे होंगे, बहुत ही सुंदर मिट्टी के बर्तन थे। उसके बाद वे लोग ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य की भी मूर्तियाँ बनाते होंगे। तो हम कह सकते हैं कि शिल्प के दृष्टिकोण से जो हड़प्पा था वो तो उन्नत था, साथ ही साथ कृषि या फिर अन्य दृष्टिकोण से भी हड़प्पा एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिटी था। तो हड़प्पा के तुलना आज हम जो हमारे जापान है या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए है या फिर ग्रेट ब्रिटेन है,
हम उससे हड़प्पा की तुलना कर सकते हैं कि वे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक डेवलप्ड कंट्री रहे होंगे। देखिए, तांबे और कांसे के हथियार भी प्राप्त हुए हैं। अब हथियार तो प्राप्त हुआ है, परंतु जो हड़प्पा के लोग थे वे शांतिप्रिय लोग थे, वे युद्ध नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग पत्थर से मुहर बनाते थे। इन मुहरों का आकार विभिन्न प्रकार का होता था, परंतु ज़्यादातर हमें जो रेक्टेंगल शेप के मुहर ही मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा के लोग मुहरों का निर्माण भी करते थे, मुहर, परंतु हमें ज़्यादातर जो है वो रेक्टेंगल शेप के जो शील्स है, जो मुहर है, वो मिला हुआ है। अब इन मुहरों में विभिन्न जानवरों के चित्र अंकित थे। जो कुबड़ वाला बैल था वो उनका फेवरेट जानवर था। हड़प्पा सभ्यता एक शांतिपूर्ण सभ्यता था, युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब बाट यानी कि जो जिसे जैसे हम लोग जाते हैं किसी शॉप में, तो कोई भी चीज़ अगर लेते हैं तो उसको तौलने के लिए जो बाट है ना, बाट, उसका भी इस्तेमाल हड़प्पा के लोग करते थे। तो उन बाटों को कहाँ से बनाया जाता था? उन बाटों को बनाया जाता था चर्ट नाम के पत्थर से, चर्ट। तो चर्ट के पत्थर से बाट भी बनाए जाते थे और मनके बनाए जाते थे, सोने, चांदी, शंख या फिर कार्नेलियन, जो कि एक बहुत ही बहुमूल्य धातु बहुमूल्य पत्थर है, उससे भी कार्नेलियन बनाया जाता है। अब कार्नेलियन जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, इसको बनाया जाता था। जो कार्नेलियन है उसको बनाया जाता था, वो प्राकृतिक रूप से मिलता नहीं था, ये आर्टिफिशियल था। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का मूर्ति मिला है जो कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। इस चित्र को देखिए, एक बहुत ही सुंदर चित्र है ये एक मूर्ति है। ठीक है, ये इस मूर्ति में जो मनुष्य है, जो भी लोग हैं, वो शायद पुजारी रहे होंगे, क्योंकि इसको तो देखकर लगता है कि एकदम पुजारी टाइप के हैं। इसके जो आँख है वो एकदम अधखुली अधखुली आँखें हैं, जैसे कि कोई योग के मुद्रा में योगी का चित्र हो। इसकी दाढ़ी भी है, दाढ़ी बहुत ही अच्छा, एकदम फैशनेबल दाढ़ी है भाई। और इन्होंने क्या पहना हुआ है? इन्होंने पहना हुआ है कढ़ाईदार वस्त्र। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का मूर्ति मिला है जो कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। साथ ही साथ इनके जो भी आभूषण है या फिर इनके पहनावे को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल रहे होंगे। फैशन के प्रति उनका एक अलग ही रुचि रहा होगा। अब देखिए, फेयंस से छोटे बर्तन या फिर चूड़िया के मनके भी बनाए जाते थे। फेयंस भी एक पत्थर होता है, शायद ये आर्टिफिशियल पत्थर ही है, शायद यह लोगों के द्वारा बनाया जाता होगा। तो फेयंस से छोटे बर्तन या फिर चूड़िया या फिर मनके भी बनाए जाते थे। अब देखिए, मेहरगढ़ के पास कपास की खेती होता था। देखिए, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही कपास का उत्पादन किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो के पास कपास की खेती होता था। मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी एवं फेयंस से बने हुए तकलिया यानी कि सूत काटने का जो चरखा होता है वो मिला है। तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि वे लोग कपास से निर्मित वस्त्र को पहनते होंगे। और कपास से निर्मित वस्त्र उन लोगों के पास कैसे आए होंगे? क्योंकि उन लोग कपास का उत्पादन करते थे, फिर वे लोग कपास से जो है वो वस्त्र आदि बनाते थे। अब है विदेशों से आयात। देखिए, हड़प्पा का जो विदेशों से आयात था वो कम था और हड़प्पा का निर्यात था वो ज़्यादा था। इससे क्या हुआ? उन लोगों का जो व्यापार सरप्लस हो गया, बहुत सारे मुद्राएं इकट्ठा हो गया, इकोनॉमी एकदम झिंगलाला हो गया, उन लोगों का इकोनॉमी एकदम खली जैसा हो गया, बहुत बड़ा। देखिए, हड़प्पा के लोग सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि बहुमूल्य पत्थरों को विदेशों से दूर दूर से आयात करते थे। यह तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से एवं ओमान से करते थे। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तांबे का आयात हड़प्पा के लोग कहाँ से करते थे? तो तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से एवं ओमान से किया करते थे। टिन का आयात करते थे आधुनिक ईरान से एवं अफगानिस्तान से। यह भी पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग टिन का आयात कहाँ से करते थे? तो टिन का आयात जो है वे ईरान से एवं अफगानिस्तान से करते हैं। अब तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, इसीलिए कांसा का उपयोग हड़प्पा में पहली बार हुआ था। इसीलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगन सभ्यता भी कहते हैं। सोने का आयात कहाँ से होता था भाई? सोने का आयात होता था कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का जो आयात होता था वो कहाँ से होता था? जो बहुमूल्य पत्थर था उसका आयात होता था अफगानिस्तान से, ईरान से और गुजरात से। अब लोग रहते कहाँ थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में? देखिए, लोग नगरों के साथ साथ गाँव में भी रहते थे। मतलब हड़प्पा का जो विकास हुआ था वो एक मुख्यतः नगरीय सभ्यता से ही विकास हुआ था। मतलब वहाँ पर जो नगर थे वो बहुत ज़्यादा मिले हैं, परंतु हमें कुछ कुछ गाँव भी मिला है। इससे हमें ये पता चलता है कि
इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वे जो गांव थे वहाँ भी रहते थे, जो नगर थे वहाँ भी रहते थे। अब वे लोग क्या उगाते थे, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया है, साथ ही साथ वे लोग गेहूं, जौ, तिल, मटर, सरसों, धान, तिल आदि उगाते थे। भूमि की जुताई भी होता था। भूमि की जुताई तो हल से ही हुआ होगा, परंतु हमें हल का कोई साक्ष्य मिला नहीं है। हल जो है वो लकड़ी से निर्मित हल का ही प्रयोग वे लोग करते होंगे, क्योंकि हड़प्पा के समय लोहे का जो है वो आविष्कार नहीं हुआ था, परंतु खिलौना के रूप में हल हमें मिला है। अब देखिए धोलावीरा। गुजरात के धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो धोलावीरा है उसको शामिल किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के 5 बड़े शहरों में से धोलावीरा एक प्रमुख शहर है। अब यह भुज से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है। सन 1968 में इस शहर को खोजा गया था, धोलावीरा को खोजा गया था। जैसे अब देखिए धोलावीरा का जो विशेषता है वो हम देख लेते हैं क्या क्या विशेषता है उसका। जल प्रबंधन थे, कई स्तरों वाली रक्षा व्यवस्था था, मतलब जैसे कोई बाहर से कोई आक्रमण न हो सके, तो इसीलिए धोलावीरा में कई स्तरों का, जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, जैसे हम लोग देखते हैं ना आज प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तब उनके चारों ओर कई स्तरों का सुरक्षा रहता है, कई स्तरों का प्रोटेक्शन रहता है, प्रोटेक्शन। तो इसी तरह से जो धोलावीरा शहर था वहाँ भी कई स्तरों का सुरक्षा व्यवस्था था। उसके बाद उसका निर्माण पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया था। जो हड़प्पा के नगर थे उसका निर्माण में पत्थर का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया गया था। उसके बाद दफनाने की खास संरचनाएं मिली है। इसके अलावा शहर के साथ साथ जुड़ी एक खास कला भी है, मतलब जो धोलावीरा है उसका जो विशेषताएं है वो थोड़ा अलग है दूसरे नगरों से, इसीलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने धोलावीरा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। अब यहाँ पर क्या मिला है धोलावीरा में, देखिए धोलावीरा में खुदाई के दौरान तांबा, पत्थर, टेराकोटा के आभूषण, सोने की कलाकृतियाँ आदि मिला है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा है। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब धोलावीरा की खोज किसने किया था और कब किया था? धोलावीरा का जो खोज किया था वो किए थे श्री जगतपति जोशी जी के द्वारा। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, गनरीवाला, हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा के राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। अब देखिए मोहनजोदड़ो, गनरीवाला और हड़प्पा ये तीनों पाकिस्तान में है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ था तब जितने भी पुरास्थल थे उनमें से आधे से अधिक पुरास्थल जो कि महत्वपूर्ण थे, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गए, वो सभी पाकिस्तान में चले गए थे। भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी का भी उत्खनन हुआ है और बाद में उसके बाद धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। जो धोलावीरा की जो विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा अलग है, इसीलिए यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि धोलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि धोलावीरा मकर रेखा पर स्थित है, तो आपको उत्तर देना ही नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। धोलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। धोलावीरा खादिर बेट द्वीप पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने एनसीईआरटी के किताबों को पढ़ते समय लिख दिया है। धोलावीरा कर्क रेखा में स्थित है, धोलावीरा खादिर बेट द्वीप में स्थित है। अब यह साइट विभिन्न खनिज और कच्चे माल के स्रोतों जैसे तांबा, खोल, एगेट, कार्लेनियन, स्टेटाइट, सीसा, बैंडेड, चूना पत्थर आदि अन्य के दोहन हेतु महत्वपूर्ण थी। मतलब धोलावीरा से कहाँ क्या क्या जो धातु था उसका उत्खनन किया जाता होगा? तांबा, खोल, एगट, कार्नेलियन, स्टेटाइट, सीसा, बैंडेड, चूना आदि। अब इसने आधुनिक ओमान प्रायद्वीप और मेसोपोटामिया के क्षेत्र से आंतरिक एवं बाह्य व्यापार भी किया था। देखिए धोलावीरा के जो लोग थे वे लोग भी विदेशी व्यापार करते थे। वे लोग कहाँ से विदेशी व्यापार करते थे? मुख्यतः वे लोग आधुनिक ओमान प्रायद्वीप, जो कि उस जमाने में जो मगन कहा जाता था उसे कहा जाता था आधुनिक ओमान प्रायद्वीप। इसने जो मगन मतलब आधुनिक ओमान प्रायद्वीप को मगन कहा जाता है। मगन प्रायद्वीप, मगर यानी कि आधुनिक ओमान प्रायद्वीप और मेसोपोटामिया के क्षेत्र में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार भी किया गया था धोलावीरा के लोगों के द्वारा। अब देखिए धोलावीरा की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। वैसे तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे ही। जलाशयों की एक व्यापक श्रृंखला थी, मतलब धोलावीरा में बहुत सारे जलाशय बनाए गए थे, ये एक अलग विशेषता हो गया।
जो धौलावीरा में जो वाटर को स्टोर करने का जो जगह था वो बहुत सारे बनाया गया था। बाहर से किलेबंदी था, मतलब एकदम सुरक्षा था, रॉक सॉलिड सुरक्षा था धौलावीरा में। कई स्तरों का जो प्रोटेक्शन था वो धौलावीरा को दिया गया था, जिससे कि कोई बाहर से आक्रमण ना कर दे धौलावीरा में। उसके बाद 2 बहुउद्देशीय मैदान थे। अब बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता था, उसका उपयोग बहुत सारे पर्पस के लिए किया जाता होगा, जिनमें से एक उत्सव के लिए किया जाता था और दूसरा बाजार के रूप में किया जाता है। उसके बाद डिज़ाइन किए हुए जो गेट्स थे वो द्वार थे, मतलब प्रवेश द्वार थे धौलावीरा में। उसके बाद बौद्ध स्तूप जैसे अर्धगोलाकार संरचना भी धौलावीरा से मिला है। बहुत स्तरीय रक्षात्मक तंत्र मिला है। उसके बाद विशेष रूप से दफनाए जाने वाली संरचनाओं का भी उल्लेख जो है वो धौलावीरा से मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत पढ़ लिया। आज हमने क्या क्या पढ़ा? क्लासिक एनसीईआरटी हिस्ट्री। पहले तो हमने हड़प्पा को देखा, फिर उसकी थोड़ा विशेषताएं देखी। हाँ, एक और चीज़ हमने छोड़ दिया है कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ है। देखिए, हड़प्पा का जो पतन है उसका कोई साक्ष्य मिला नहीं है वैसे। बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है कि हड़प्पा का पतन पर्यावरण में चेंज होने के कारण हुआ होगा, या फिर उसका जो व्यापार था वो व्यापार ठप हो जाने के कारण हुआ होगा, या फिर बाढ़ के कारण हुआ है, या फिर बाहरी आक्रमण के कारण हुआ है। तो ऐसा कोई हमें ठोस मिला नहीं है कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ है। अब बहुत से विद्वान थे, उन लोगों का मत था कि या तो हड़प्पा नगर का जो विनाश हुआ था वो या तो बाहरी आक्रमण से हुआ था, या फिर बाढ़ से हुआ होगा, या फिर कोई भयानक बीमारी फैल गया होगा। जैसे कि आज हम लोग ओमिक्रॉन को देख रहे हैं, उस टाइम में भी कोई कोरोना टाइप की बीमारी फैली होगी। अब कुछ साक्ष्य ऐसा मिला है कि उस टाइम में मलेरिया का फैलाव हो गया था, जिसके कारण जो हड़प्पा के नगर थे वो नष्ट हो गया था, परंतु इसका कोई पुख्ता जो जानकारी है वो नहीं मिलता है। साथ ही कुछ जो विद्वान हैं वो ये भी कहते हैं कि हड़प्पा नगर का विध्वंस पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण हुआ होगा। तो ऐसा कोई हमें साक्ष्य मिलता तो नहीं है, परंतु यह है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो बहुत ही उन्नत सिविलाइजेशन था। जो आज के जो डेवलप्ड सिटीज़ है, डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है, जैसे यूएसए हो गया, फिर जापान हो गए, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, भारत भी डेवलप कर रहा है। तो इसके जैसे ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे वे रहे होंगे। तो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।